गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? चलिए, पिछली क्लास में हमने हमारे छत्तीसगढ़ में जो मौर्य वंश का प्रभाव रहा उस पर चर्चा किया था। मौर्यकालीन हमको छत्तीसगढ़ में कई सिक्के देखने को मिले, मौर्यकालीन मूर्तियां देखने को मिली, मौर्यकालीन कुछ और ऐसे अन्य चीजें मिली, अभिलेख, शिलालेख, वो सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो मौर्यकालीन जो अभिलेख और शिलालेख की बात करें तो हमें सरगुजा संभाग में जोगीमारा की गुफा में भित्तीय लेख मिला है। दीवारों पर लिखा हुआ प्रेम गाथा जो देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन करता है, वो जोगीमारा की गुफा में मिला। वहीं मौर्यकालीन कुछ मूर्तियां मिली है जो आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर क्षेत्र में मिलता है, जिसका नाम कोटा डोल है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन कुछ सिक्के मिले हैं। और सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं? तो मौर्यकालीन सिक्के हमें हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ देखने को मिला? तो वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है इसमें एक तो बिलासपुर में देखने को मिलता है, बिलासपुर में सिक्के मिलते हैं। बिलासपुर के अलावा आपका जांजगीर चांपा में मिलता है, शक्ति में मिलता है, सारंगढ़ भिलाई में और रायपुर में। ये 5 जगहों पर मौर्यकालीन सिक्के देखने को हमको मिलते हैं। तो सारंगढ़ भिलाईगढ़ में यहाँ पर जो गांव है वो बार और देव गांव में आपको देखने को मिलता है। रायपुर के उड़ेला और तारापुर में मिलता है, ये भी मैंने बताया था। उड़ेला, तारापुर, गुर्जरा और आरंग, ये सब जगहों पर मौर्यकालीन सिक्के मिलते हैं। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अशोक का जो साम्राज्य है वो छत्तीसगढ़ के मध्य पूरे 36 भागों में फैला हुआ था। तो मध्य छत्तीसगढ़ में फैला था। बिलासपुर में जाओगे तो मल्हार में इनके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। बिलासपुर में मल्हार, जहां पर तांबे और शीशे की मुद्राएं मिलती है, तांबे और सीसा की मुद्रा यानी सिक्के देखने को मिलती है। वहीं जांजगीर चांपा के अकलतरा में सिक्के मिलते हैं और शक्ति के बालपुर क्षेत्र में सिक्के देखने को मिलते हैं। ठीक है, बालपुर के साथ यहां आप चाहो तो ठठारी को भी एक जोड़ सकते हो, बालपुर और ठठारी। तो ये सारे स्थल जितना भी मैंने अभी लिखा है सब मौर्यकालीन से संबंधित है। बाकी मूर्ति तो मैंने बताया है। मूर्ति यहाँ पर कोटा डोल जो ऊपर में मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर में देखने को मिलता है, क्या नाम बताया? कोटा डोल, कोटा डोल। ठीक है भाई। उर्मी, आवाज क्लियर है? चलो, तो आज हम एक नए काल की शुरुआत करेंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया था मौर्यकालीन जो भी साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। बाकी लाट के बारे में तो बता दिया था। लाट अशोक का सिंहासन, ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ही देखने को मिलता है। तो ये था पूरा मौर्य काल जो पिछली क्लास में हमने देखा। आज हम लोग सातवाहन काल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सातवाहन काल हमें हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ देखने को मिलता है? चलिए भाई, मैं थोड़ा सा सातवाहन के बारे में आपको बता दूं। ये है छत्तीसगढ़, और अगर आप सातवाहन काल की बात करें तो सातवाहन केवल छत्तीसगढ़ में था ऐसा नहीं है। सातवाहन वंश जो है ये एक्चुअल में ब्राह्मण वंश का एक वंश है। अगर हम ब्राह्मण वंश की बात करें तो जैसे ही मौर्य वंश का समाप्त होता है, मौर्य वंश की समाप्ति होती है, तो एक नई वंश की नींव रखी जाती है जिसे कहा गया ब्राह्मण वंश। और इस ब्राह्मण वंश में जो एक सेनापति था, जो मौर्य वंश का अंतिम सेनापति, उसका नाम था शुंग। ठीक है, उसका नाम था शुंग और उसने एक वंश की नींव रखी, वो नाम है शुंग वंश। तो यहाँ पर मौर्य वंश के बाद कुछ वंश देखने को मिलते हैं जिसमें से एक नाम शुंग वंश को याद रखिए, शुंग वंश। शुंग के बाद आप लोगों को और भी वंश मिलेंगे, कर्ण वंश देखने को मिलेगा, शुंग वंश देखने को मिलेगा, उसके बाद सातवाहन और वाकाटक वंश देखने को मिलेगा। तो ये सब वंश की जानकारी हमको देखने को नहीं मिलती छत्तीसगढ़ में। कर्ण वंश मिलेगा, वहीं
फिर सातवाहन मिलेगा, और सातवाहन के बाद जो अगला वंश होगा वो होगा वाकाटक। तो यहां पर जब मौर्य काल समाप्त होता है, उसका जो अंतिम शासक होता है वृहदत्त, उसके मृत्यु के पश्चात यह ब्राह्मण वंश की नींव रखी जाती है। और ये ब्राह्मण वंश पहला वंश होता है सुंग वंश। तो सुंग वंश अगर देखोगे तो ये सारे के सारे इस मगध की तरफ, मगध के क्षेत्र में इन सब का शासन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बिहार विहार ये सब क्षेत्र में इनका शासन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सुंग वंश का प्रभाव हमें हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये मगध जहां पर था, ये वर्तमान का पटना है, पाटलिपुत्र जो उस समय कहलाता था पाटलिपुत्र, जो बिहार में है, और बिहार हमारे छत्तीसगढ़ के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में है। तो यहाँ पर जो कुछ साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, सुंग वंश के साक्ष्य हमें हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए सुंग वंश का भी प्रभाव साक्ष्य हमको छत्तीसगढ़ में मिलता है, और ये साक्ष्य हमको बिलासपुर में मिलेगा। तो बिलासपुर कहाँ है? अभी अभी मैंने बताया बिलासपुर। बिलासपुर में एक जगह है, बिलासपुर का एक जगह है जिसका नाम मल्हार है। यहाँ पर सुंग वंश के तांबे के सिक्के देखने को मिलते हैं। तांबे के सिक्के याद रखना, मल्हार जो बिलासपुर में है, यहाँ सुंग वंश के तांबे के सिक्के देखने को मिलते हैं। और इस तांबे के सिक्के में अश्वमेघ यज्ञ का चित्रांकन किया गया है। अश्वमेघ का चित्रांकन, तो ये खास बात है, आप लोग याद रखना। सुंग वंश की खास बात यह है कि मल्हार जो बिलासपुर में है, यहाँ पर हमको क्या मिलता है? अश्वमेघ का चित्रांकन के साथ तांबे का एक सिक्का। ये खास बात, जो पाटलिपुत्र के सुंग वंश है जिन्होंने ब्राह्मण वंश की नींव रखी, उनका कुछ साक्ष्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार में भी मिलता है। ठीक है, ओके, चलो, तो यहां तक हो गया। इसके अलावा सुंगकालीन कुछ प्रतिमा भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। यही मल्हार में अगर जाओगे तो एक आध प्रतिमा भी सुंगकालीन की देखने को मिलती है। ठीक है, प्रतिमा और सिक्के, ये दो चीज आप याद रखिएगा। तो सुंग वंश की जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन कर्ण वंश की कोई जानकारी हमें हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती। अब बात करें तो इसके बाद सातवाहन और वाकाटक वंश। इस सातवाहन और वाकाटक वंश की जानकारी हमें हमारे छत्तीसगढ़ में अब मिलेगी। ध्यान से सुनना, ये जो सातवाहन है, ये सातवाहन है, ये भी इस ब्राह्मण वंश का ही एक वंश है, जिसका कुछ समय के लिए क्षेत्र ये पाटलिपुत्र ही था। बाद में यहाँ पर जब ऊपर से आक्रमण हुआ तो यहाँ पे सातवाहन भाग करके इस महाराष्ट्र क्षेत्र में आ जाते हैं। इस महाराष्ट्र क्षेत्र का ये जगह है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन? सातवाहन, जिसे पैठन भी कहा गया है। बाद में ये प्रतिष्ठान के बाद थोड़ा सा इस तरफ चले जाते हैं और आंध्र प्रदेश के पास अमरावती को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो आज वर्तमान की राजधानी अमरावती जो आंध्र प्रदेश की है, ये दो राजधानी किस वंश की रही है? अमरावती और प्रतिष्ठान। तो ये सातवाहन की रही है। तो सातवाहन वंश की शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में आने के पूर्व पाटलिपुत्र क्षेत्र से हुआ। बाद में ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र गए, फिर धीरे से नीचे अमरावती गए, और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये ऐसे करके घूम के आए और ऐसे करके इस तरफ फिर वापस गए। तो कहीं ना कहीं बीच में क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव क्यों नहीं रहा होगा? भाई इधर से गए तो वापस इस रोड में तो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो छत्तीसगढ़ में सातवाहन का प्रभाव हमको देखने को मिलता है, और इस वजह से इसका प्रभाव में कहां कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव, तो मैंने पहले ही बताया कि सातवाहन के पूर्व सुंग वंश का प्रभाव बिलासपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बिलासपुर का मल्हार जो कहीं ना कहीं मौर्य काल से भी संबंधित था, ब्राह्मण वंश के सुंग काल से भी संबंधित था, तो क्यों सातवाहन से संबंधित नहीं होगा? तो सातवाहन में भी मल्हार के कुछ मुहर और कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो मैं अब सातवाहन वंश के बारे में बताऊंगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसका
जानकारी और इंपॉर्टेंस हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में है। चलो, तो सातवाहन वंश ये एक्चुअल में क्या था? एक ब्राह्मण वंश ही था, सातवाहन वंश। ठीक है, एक्चुअल में क्या था? ये एक ब्राह्मण वंश ही है सातवाहन। ठीक है, और सातवाहन का प्रभाव अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ में है ना, अगर देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ के बाहर पहले महाराष्ट्र में अपनी राजधानी बनाया, फिर आंध्र प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इसकी राजधानी, सातवाहन की जो राजधानी रही, एक तो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान रहा है, चलो लिख देता हूं, प्रतिष्ठान। दूसरा, आंध्र प्रदेश की अमरावती भी इसकी राजधानी रही है, आंध्र प्रदेश की अमरावती भी इसकी राजधानी रही है। और तीसरी राजधानी हमारे छत्तीसगढ़ का मल्हार भी रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश था ये महाराष्ट्र था, और छत्तीसगढ़ में मल्हार भी इसकी राजधानी कुछ समय के लिए रही। याद रखिएगा, मल्हार। ठीक, अगर हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अगर इसका शासनकाल कब से कब तक चला, तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इसका शासनकाल 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक देखने को मिलता है। 72 से 200 ईस्वी तक इसका छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है? इसका शासनकाल मिलता है। ये सातवाहन जो थे, इसमें कई प्रतापी शासक हुए, लेकिन कुछ शासक जिसके साक्ष्य हमको छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। और ये जितने भी सातवाहन शासक थे, ये एक उपाधि धारण किया करते थे। कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो ये खुद को दक्षिणापथ कहते थे। दक्षिणा पथ से संबंधित दक्षिणापथ पति, यानी दक्षिणापथ पति, दक्षिणापथ स्वामी, खुद को दक्षिण के स्वामी बताया करते थे। तो दक्षिणापथ स्वामी भी याद रखना, दक्षिणापथ पति भी याद रखना, इनकी उपाधि रही है। ठीक है, दक्षिणापथ पति, और पति के आगे, इसी के आगे स्वामी लगा दो, तो ये दक्षिणापथ स्वामी इसकी उपाधि रही है। मतलब दक्षिण के ये स्वामी है, दक्षिण के ये पति मतलब उसके स्वामी ही हैं। तो ये उपाधि इन्होंने लिया था। इस समय कुछ फेमस शासक हुए जिन्होंने प्रतिकूल छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो छत्तीसगढ़ में जो शासक रहे उसके नाम को सुन लो। छत्तीसगढ़ के शासक कौन कौन थे भाई सातवाहन काल के? तो एक का नाम याद रखना, वेदश्री। एक का नाम याद रखना, वर्दत, या पूरा नाम लिख लो, कुमार वर्दत। और एक का नाम याद रखना, राजा अपीलक। राजा अपीलक। ये तीन शासक के नाम को भी मेरे साथ याद करना, वेदश्री, वर्दत, अपीलक। वेदश्री, वर्दत, अपीलक, इन्हीं की जानकारी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा एक शासक छत्तीसगढ़ का तो नहीं था, लेकिन सातवाहन का ही शासक था, पुलुवामी। इसकी भी कुछ जानकारी हमको मिलती है। लेकिन जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रहकर कुछ समय के लिए शासन किया, उसमें वर्दत, वेदश्री और अपीलक राजा ज्यादा रहे। ठीक है, क्लियर है? तो सातवाहन के बारे में मैंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ में आने से पूर्व इनकी राजधानी महाराष्ट्र में भी रही, आंध्र प्रदेश में भी रही, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मल्हार क्षेत्र में रही। इनका समय काल 72 से 200 ईसा तक देखने को मिलता है। ये छत्तीसगढ़ में आकर के अपने दक्षिण में आए, इसलिए दक्षिण पथ के स्वामी कहलाए, दक्षिणापथ के पति कहलाए। खुद की इनकी उपाधि थी। यह स्पष्ट है, क्लियर है? बताओ भाई, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो, तो यहां पर सातवाहन काल की जानकारी हमको और क्या क्या मिलती है, सातवाहन से संबंधित हमें हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या देखने को मिलता है। तो एक चीज याद रखना, साक्ष्य। हमको किस किस का साक्ष्य मिला? तो मुद्रा तो हर किसी का मिल रहा है,
तो एक मुद्रा को याद रखना, एक याद रखना काष्ठ स्तंभ मिला है, एक काष्ठ स्तंभ को भी याद रखना, एक इस जगह पर शिलालेख मिला है तो एक शिलालेख को भी याद रखना, काष्ठ स्तंभ, शिलालेख, और इसके अलावा एक याद रखना प्रतिमा, कुछ प्रतिमा देखने को मिली है और कुछ स्थापत्य कला। ये 5 चीज हमको छत्तीसगढ़ में इसके सातवाहन से संबंधित मिलती है जानकारी। मुद्रा मतलब पैसा होगा, कुछ स्तंभ पे इनके राजवंशों के नाम मिले हैं, काष्ठ स्तंभ, वहीं शिलालेख यानी पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ लेख है, प्रतिमा इस समय के कुछ मूर्ति मिली है, और स्थापत्य कला, और क्या क्या स्थापत्य कला है वो सब हम अभी देखने वाले हैं। तो ये 5 चीजें यहाँ पर सातवाहन काल की मिलती है। याद रखना ये 5 चीजों में वेद श्री कुमार वर्दत और राजा अपिलक की ही जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहां कहां मिला। तो लो भाई, छत्तीसगढ़ का ये इलाका, ये लो, ये छत्तीसगढ़ है, ये लो छत्तीसगढ़। अब इस छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर इनकी जानकारी मिलती है तो ये देख लेते हैं अपन। यहां पर मल्हार तो इसने कुछ समय के लिए राजधानी बनाई, मतलब बिलासपुर में इसकी जानकारी मिलेगी ही मिलेगी सातवाहन काल की। मल्हार के अलावा मतलब बिलासपुर में क्या है, मल्हार है। ठीक है, दूसरी जानकारी इनको शक्ति जिले से देखने को मिलेगी, दूसरी जानकारी शक्ति जिले से देखने को मिलेगी, और तीसरी महासमुंद से। तो 3 जिलों से संबंधित है सातवाहन का काल। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी जगह है भाई सातवाहन का। तो 3 जिले अच्छे से याद रखना, बिलासपुर, शक्ति और महासमुंद। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले मुद्रा, तो मुद्रा को देख ले, पहले मुद्रा को देख ले। चलो तो सबसे पहले मुद्रा कहां कहां पर मिला इसको देख लेते हैं। मुद्रा, तो मुद्रा अगर देखोगे तो एक तांबे का मिला और एक शीशे का मिला है। याद रखना, तांबे का मिला और शीशे से मिला है। तो तांबे, शीशे और चांदी के मुद्रे यहां पर देखने को मिलते हैं, और जगह का नाम है मल्हार। मल्हार में 3 मुद्रा देखने को मिली। एक मुद्रा तांबे का है, एक मुद्रा शीशे का है, और एक मुद्रा चांदी का है। ठीक है, मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में। मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में। और इस मल्हार से इसके 3 सिक्के की प्राप्ति हुई है। तीनों सिक्के, एक तो तांबे का है, एक शीशे का है, एक चांदी का है। तो जो जो राजा अपने अपने समय में जिस हिसाब से सक्षम रहे उसने इस मुद्रा को ले आया। तो जो तांबे का मुद्रा है ये राजा अपिलक का है, राजा अपिलक की मुद्रा मिलती है तांबे की। शीशे की मुद्रा राजा वेदश्री की मिलती है, और चांदी की मुद्रा पुलुवामी की मिलती है। तो याद रखना यहाँ पर मल्हार जिले में 3 मुद्रा, जिसमें एक तांबा, शीशा, चांदी। तांबा जो है वो राजा अपिलक की मुद्रा रही, शीशा वेदश्री की रही, और चांदी की मुद्रा पुलुवामी की देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा इसी मल्हार से ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, सिक्के हैं जी। ये सब की सब क्या है, इस मल्हार के पास सिक्का है, मुद्रा है। चलो इस मुद्रा को यहां पर तो मैंने लिख ही दिया है, मल्हार। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुद्रा के बाद याद रखना मुहर। मुहर, ये भी मुहर मल्हार में ही देखने को मिलता है, और ये मुहर जो है मिट्टी का मुहर है। मुहर मतलब सील विल लगाने के लिए। और ये किसका है, तो ये राजा वेदश्री का मुहर है। याद रखना, इसी मल्हार में एक तो हमको मुद्रा देखने को मिला, दूसरा मल्हार में मुहर देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा मल्हार में मुद्रा। ठीक, मुहर और मुद्रा दोनों चीज मल्हार में मिलती है। मुद्रा तांबे का, शीशे का और चांदी का मिलता है।
तांबे का अपीलक का है, शीशे का वेदश्री का है, चांदी का जो मुद्रा मिला वो पुलवामी का है। वही मोहर जो मिलता है वो राजा वेदश्री का मिलता है, जो मिट्टी का मोहर है, ये याद रखिएगा। तो बिलासपुर में दो चीजें याद हो गई, क्या मल्हार में क्या क्या मिला। और इसी बिलासपुर में एक जगह और याद रखना ऊपर में, जिसका नाम है चकर बेड़ा। चकर बेड़ा। तो बिलासपुर वाले जिले में तीन जगह तीन चीजें मिली, मुद्रा, ठीक है, दूसरा मुहर, और तीसरी चीज जो मिली है ये भी मुद्रा है, लेकिन ये मुद्रा रोमकालीन है। तो रोमकालीन मुद्रा का भी यहां पर अवशेष साक्ष्य मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि इनका व्यापार रोम से था। समझ में आई बात? स्पष्ट है। तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र कहां पर है? बिलासपुर में। बिलासपुर में एक जगह मल्हार बताया, दूसरा मल्हार में ही मुलहर मिला, मोहर, और तीसरा बिलासपुर में ही चकर बेड़ा। ठीक है, तो बिलासपुर में दो जगह जरूर याद रखना, एक तो मल्हार, दूसरा चकर बेड़ा। ये दोनों के दोनों बिलासपुर में है। मल्हार में मोहर मिला और सिक्का मिला, चकरबेड़ा में रोमकालीन सिक्के मिले। ठीक है, उसके बाद शक्ति जिले में आ जाओ। शक्ति जिला, शक्ति जिले में क्या मिला? लो भाई, शक्ति जिले को भी यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं। शक्ति जिले में क्या मिला? तो शक्ति जिले में याद रखना तीन जगह, इस शक्ति में तीन जगह दिमाग में सेट करना। शक्ति जिले में एक जगह तो है आपका गुंजी। गुंजी, तो गुंजी में क्या मिला? तो गुंजी में मिला है शिलालेख। गुंजी में क्या मिला है? शिलालेख। और इस शिलालेख में लिखा हुआ है राजा या कुमार वर्दत श्री के बारे में। तो कुमार वर्दत श्री के बारे में लिखा है कि इन्होंने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए 2 बार 1,000 गायों का दान दिया ब्राह्मणों को। तो 2 बार 1,000 गायों का दान दिया है, ऐसा उल्लेख किसमें है? गुंजी के शिलालेख में, शक्ति जिले में। ठीक है, तो गुंजी के शिलालेख में शक्ति जिले में, इस बात को याद रखिएगा। बताओ, बन जाएगा। गुंजी के शिलालेख में कुमार वर्दत श्री का शिलालेख में उल्लेख है कि 2 बार इन्होंने 1,000 गायों को दान दिया ताकि इसकी आयु बढ़ सके। तो एक तो इस शक्ति के गुंजी में ही है। ठीक है, दूसरा शक्ति में ही बालपुर। बालपुर, तो बालपुर में भी याद रखना सिक्का मिला है। बालपुर में भी क्या मिला है? सिक्का। और यहां बालपुर में जो सिक्का मिला है ये राजा अपीलक का ही मिला है। राजा अपीलक का ही मिला है। तो राजा अपीलक के 2 सिक्के, एक तो तांबे का सिक्का जो यहां पर मल्हार मिला है, और एक सिक्का बालपुर में, ये भी तांबे का ही है। ठीक है, तो बालपुर में जो सिक्का मिला ये भी तांबे का, क्योंकि राजा अपीलक का ही है, तो ये भी सिक्का तांबे का ही है। याद रखना, राजा अपीलक का ही है, तांबे का ही सिक्का है। ठीक है, मीना पटेल, गुड आफ्टरनून मीना। तो आप लोगों को मैं अभी क्या बताया जी? यहाँ पर मैंने बताया ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सातवाहन काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कुल मिला के 3 प्रतापी शासक छत्तीसगढ़ में हुए, वेदश्री, वर्दत और कुमार वर्दत, वेदश्री और अपीलक। अपीलक के सिक्के बिलासपुर में भी मिला और शक्ति जिले में भी मिला है। बिलासपुर के मल्हार में तांबे का सिक्का और शक्ति के बालपुर में तांबे का सिक्का राजा अपीलक का है। वहीं शक्ति जिले के गुंजी में शिलालेख जो मिला है वो कुमार वर्दश्री का है। वहीं बिलासपुर के मल्हार में जो शीशे का सिक्का मिला है वो वेदश्री का है। और यही मल्हार में एक चांदी का भी सिक्का मिला जो कि पुलुवामी शासक का है, जो सातवाहन शासक रहा है। ठीक है, यही वेदश्री का मल्हार में मिट्टी का मुहर मिला है, सील लगाने वाला मुहर। ठीक है, और इसके अलावा चकरबेड़ा जहां पर रोमकालीन सिक्के मिले हैं
जो ये दिखाता है कि सातवाहन का व्यापार कहीं ना कहीं रोम के साथ था। तो कहीं ना कहीं बहुत दूर रोम कालीन सिक्के, याद रखिएगा इतनी चीजें, ठीक है। और उसके बाद यही शक्ति जिले में एक चीज और याद रखना, शक्ति जिले में एक जगह है किरारी, और किरारी में मिला है काष्ठ स्तंभ। तो किरारी में क्या मिला है? काष्ठ स्तंभ। इस काष्ठ स्तंभ के बारे में भी मैं डिटेल में जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो किरारी में क्या मिला है? काष्ठ स्तंभ मिला है, ये याद रखना। महासमुंद जिले में सातवाहनों के द्वारा बनाया गया 5 मंजिला संघाराम मिला है। 5 मंजिल का घर जिसे संघाराम कहा जाता था, याद रखना ये बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए बनवाया गया था सातवाहन शासकों के द्वारा। तो किसके लिए बनाया गया था? नागार्जुन। तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, जिनके लिए महासमुंद के सिरपुर जिले, महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में क्या बनाया गया था? 5 मंजिल का संघाराम बनाया गया, जो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन था उसके लिए, ठीक है। तो इतना ही है इस पेज में, जितना मैंने लिखा इतना ही है सातवाहनों के बारे में। बताओ दिमाग में थोड़ा सेट हुआ कि नहीं हुआ? 3 शासक वर्दत, वेरश्री, कुमार वर्दत, वेरश्री और अपिलक। अपिलक का 2 जगहों पर तांबे का सिक्का मिला, एक मल्हार में और एक बालपुर में, मतलब बिलासपुर में भी और शक्ति दोनों में इसका तांबे का सिक्का मिला। वहीं वेदश्री का 2 चीज मिला, एक तो शीशे का सिक्का मिला मल्हार में, और मल्हार में ही उसके मिट्टी का मोहर मिला है वेदश्री का। और कुमार वर्दत का एक ही चीज मिला, कोई सिक्का नहीं मिला, उसकी एक शिलालेख मिली है गुंजी में, जहां पर उन्होंने 2000 गायों को दान दिया है 2 बार 1-1000 करके, जो कि अपनी आयु को, उम्र को बढ़ाने के लिए दिया गया ब्राह्मण को एक दान था। बाकी शक्ति जिले में किरारी एक जगह है जहां समुद्र तो नहीं है, तालाब है, और इस तालाब में काष्ठ स्तंभ मिला है जो आज भी सुरक्षित है महंत घासीदास संग्रहालय में। और इस काष्ठ स्तंभ को देखोगे तो ये लगभग 13 फीट 9 इंच लंबा है, जिसमें सातवाहन काल के शासकों का नाम उत्कीर्ण है। मतलब सातवाहन शासकों के कौन कौन से शासक रहे, वो सारी जानकारी इस काष्ठ स्तंभ से देखने को मिल जाती है। बात समझ में आई क्या? बताओ। यहाँ पर जो कुमार वर्दत का जो शिलालेख में लेख लिखा है, याद रखना ये प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा। लिपि और ब्राह्मी ही रहेगी, लेकिन भाषा क्या रही? प्राकृत भाषा रही, ये भी आप याद रखिएगा। बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? बढ़ाऊं गाड़ी आगे? कैसे जी, आगे बढ़ाऊं गाड़ी? तो इतनी चीज कम से कम आप याद रखो सातवाहन के बारे में। सातवाहन के बारे में एक तो यहां तक मैंने बताया, राजधानी, प्रतापी शासक, उपाधि, ये मुद्रा, काष्ठ, शिलालेख, प्रतिमा, स्थापत्य, ये सारी चीजें देखने को मिलती है सातवाहन काल के समय में, ठीक है। अब अगर जाओगे तो यहाँ पर सातवाहन में प्रतिमा कहाँ मिली? तो प्रतिमा एक छूट गया है। स्थापत्य चीजें कहाँ, क्या चीज मिली? तो स्थापत्य में मैंने यही बताया कि 5 मंजिल का संघाराम मिला है, यही इसकी स्थापत्य है। लेकिन प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ पर मिली? तो याद रखना विष्णु भगवान की एक चतुर्भुजी प्रतिमा मिली है, इसी मल्हार के पास जगह है बूढ़ी खार। तो मल्हार में ही एक प्रतिमा मिली है, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं। मल्हार में बूढ़ी खार एक जगह है, बूढ़ी खार उसी से लगा हुआ है मल्हार से। तो बूढ़ी खार में भगवान विष्णु की एक चतुर्भुज प्रतिमा प्राप्त हुई है, चतुर्भुज प्रतिमा। तो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया मुद्रा मिली है, काष्ठ स्तंभ मिला, मुद्रा 3 जगह, तांबे का सिक्का, रोमकालीन सिक्का, सीसा सिक्का और चांदी का सिक्का सब मिला। काष्ठ स्तंभ में लकड़ी से बना हुआ एक स्तंभ जिसकी ऊंचाई 13 फीट के आसपास लगभग है। शिलालेख में कुमार वर्दत का उल्लेख है प्राकृत भाषा में कि इन्होंने एक साथ
मतलब एक एक करके 2 बार 1,000 गायों को दान दिया। प्रतिमा मिला है चतुर्भुज विष्णु भगवान की प्रतिमा। विष्णु भगवान की प्रतिमा मल्हार में ही मिला है, मल्हार से ही लगा बूढ़ी खार है, वहां पर देखने को मिलता है। और स्थापत्य में 5 मंजिल का संघाराम बनाया गया है भिक्षु, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। बताओ, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न आपके अंदर? और ये सब की जानकारी, सातवाहन काल की जानकारी एक यात्रा वृतांत, टॉलमी के यात्रा वृतांत में देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखना, मिस्र का एक टॉलमी, जैसे कि वेंगसोंग है चीनी यात्री था, वैसे टॉलमी मिस्र का एक यात्री था, जिनके बुक में इस बात की जानकारी मिलती है कि सातवाहन काल इस समय छत्तीसगढ़ में था। ओके, और यही छत्तीसगढ़ को टालमी ने अधिष्ठी भी कहा है, ये भी एक शब्द याद रखना। तो एक यात्रा वृतांत का नाम सुन लो, टालमी। इसकी यात्रा वृतांत में जब छत्तीसगढ़ आए थे ये टालमी, तो टालमी जब छत्तीसगढ़ आए थे, मिस्र के थे, मिस्र के टालमी, इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है? छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा है। अधिष्ठी, अधिष्ठी, याद रखना, छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा है, अधिष्ठी। ओके, और छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा है, किसने कहा? टालमी में। कब कहा? सातवाहन काल के समय में। ठीक है, ओके। एक मिनट, आप लोगों की जो क्लास चल रही है, बने रहिएगा। चलो, तो क्या बताया था? अधिष्ठी। जैसे कि पहले छत्तीसगढ़ को हम रामायण काल में दक्षिण कौशल कहते थे, है ना, महाभारत काल में प्राग कौशल कहते थे, वैसे ही इस सातवाहन काल में अधिष्ठी कहा गया है, याद रखना, अधिष्ठी, अधिष्ठी। ठीक है, चलो, इतनी जानकारी याद रखिएगा। अब आ जाओ थोड़ा सा इन्हीं के बारे में, जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है, किरारी का काष्ठ स्तंभ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ, ठीक है, इसमें क्या क्या खास बात है? तो किरारी का काष्ठ स्तंभ कौन से जिले में है? बताओ जी, किरारी का काष्ठ स्तंभ कौन से जिले में है? इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। पहली चीज, ये शक्ति जिले में है, जगह किरारी है, इसमें कुछ उत्कीर्ण है जो कि प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि। जिस तालाब में ये मिला, एक तालाब में मिला है, याद रखना, तालाब, इस तालाब का नाम हीराबंद तालाब था, है मतलब शक्ति जिले में हीराबंद तालाब। इस हीराबंद तालाब में सातवाहन काल, अब समझ जाओ कब की बात है, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है, क्योंकि 72 से 200 ईसा पूर्व, सॉरी 72 से 200 ईसी एडी तक ये शासन रहा है। तो कहीं ना कहीं आज 2025 चल रहा है, तो एक मोटा मोटी देखोगे तो आसपास 2000 के साल के पहले सातवाहन का जो काष्ठ स्तंभ है, इस काष्ठ स्तंभ को अगर आप देखोगे ऐसा करके ये स्तंभ है, इसका ऊपर का भाग टूट गया है, लेकिन बाकी भाग सुरक्षित है, जिसमें यहाँ अलग अलग शासकों के नाम उल्लेखित है। जैसे कि यहाँ पर शुरू में लिख दिया मैं, मान के चलो पुलुवामी, सारे वंशजों के नाम उल्लेखित है, पुलुमामी, वेदश्री, वरदत्त, ऐसे कई प्रतापी शासकों के नाम यहाँ लिखे हैं। सातकर्णी, है ना, सातवाहन काल के शासक हैं सातकर्णी, कुमार वर्दत्त, वेदश्री, राजा अपिलक, ऐसे कई शासकों के नाम लिखा गया है इसमें,
याद रखिएगा। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसी में इनके राजवंशों का नाम लिखा गया है, राजाओं का नाम लिखा है। और इस काष्ठ स्तंभ की ऊंचाई अगर देखोगे तो ये आज देखोगे तो ये 13 फीट 9 इंच है, 13 फीट 9 इंच। याद रखिएगा सातवाहन काल का ये काष्ठ स्तंभ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सातवाहन काल का ये काष्ठ स्तंभ 13 फीट 9 इंच ऊंचा है, लंबा है। यह जिस बांध मिला उस बांध जिस तालाब मिला उसका नाम हीराबंद है। और याद रखिएगा ये हीराबंद तालाब से जो मिला हुआ ये काष्ठ स्तंभ है, ये जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है ये लकड़ी साल वृक्ष की लकड़ी है, साल वृक्ष का है, इसलिए तो खराब नहीं हुआ। तालाब में पड़े पड़े नहीं तो सड़ जाता, टूट जाता, भूल जाता। लेकिन लकड़ी इस तालाब में आज भी सुरक्षित है। कहीं ना कहीं फेंकवा दिया गया होगा कि हमारा नाम कहीं ना कहीं अब लोगों को पता चलेगा तो देखेंगे हम शासक रहे। हो सकता है आप में से कोई रहा हो। कैसे शशि, ठीक है, मीना, आप में से कोई रहे होंगे शासक इस समय, ठीक है। तो इतनी बात को आप जरूर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जब तालाब की सफाई की गई हीराबंद तालाब में तो ये एक काष्ठ स्तंभ मिला जिसकी ऊंचाई 13 फीट है। समझ रहे हो, आपकी ऊंचाई मान के चलो 5 फीट, 5.5 फीट, 5.5, 5.5, तो सोच लो उतना ऊंचा काष्ठ स्तंभ मिला है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें कई अधिकारियों के नाम हैं और पदों के नाम का उल्लेख है। इसमें कुल अगर आप देखोगे सातवाहन काल में तो कुल 18 विभाग रहे थे उस समय, 18 विभाग। जैसे आज के समय में अलग अलग डिपार्टमेंट पता है, तो उस समय 18 विभाग हुआ करते थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 13 फीट 9 इंच ऊंचा, ओके। बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? कैसे भाई, शशि पैकरा? चलो, अब इसके कुछ 18 विभाग डिपार्टमेंट। अब 18 विभाग के डिपार्टमेंट को तो आपको याद नहीं करना है, इसमें से कुछ याद रखना। जैसे कि कुल पुत्रक, एक नाम याद रखना, कुल पुत्रक ये कौन था। जैसे कि आज के समय में लेखा अधिकारी, अलग अलग डिपार्टमेंट के मंडी उप निरीक्षक, ये सब नाम हम अलग अलग अधिकारी के नाम सुनते हो। वैसे ही उस समय ये कुल पुत्रक जो था उस समय का इंजीनियर था। आज का इंजीनियर को हम इंजीनियर कहते हैं, तो उस समय इस सातवाहन काल में इसका नाम कुल पुत्रक हुआ करता था। याद रखना, एक नाम याद रखना, महानाशिका। महानाशिका, अब नाशिका मतलब नस नस से कनेक्ट कर लेना। तो ये जो भोजन का प्रबंध करता था वो अधिकारी था, तो भोजन प्रबंधक था ये, भोजन प्रबंधक, ठीक है। ये याद रखना, कुल पुत्रक, महानाशिका, भोजन प्रबंधक, दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है। एक गणना करने वाला गणक हुआ करता था। एक नाम याद रखना आप लोग, गणक, गणक जो अलग अलग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने वाला गणक कहलाता था, गणना करने वाला। ऐसे 18 अधिकारी थे, 18 अधिकारी। तो कुछ जो पूछा गया एग्जाम में उसी को मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे कि एक नाम अश्वारोहा, अब नाम में ही दिख रहा है अश्वारोहा, मतलब राह को दिखाने वाला। किसके राह को? घोड़ों के गृह का अधिकारी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे अश्वारोहा, तो अश्वारोहा मतलब घोड़ों के डायरेक्शन देने वाला, घोड़े को देख रेख करने वाला, घोड़े के जो सबसे ऊपर पर जो घोड़ों के है ना उसके नियंत्रण में रहा करता था, ये क्या था? घोड़ों का अधिकारी था, घोड़ों का अधिकारी। अब घोड़ों का अधिकारी था
तो कहीं ना कहीं हाथियों में भी रहा होगा। तो एक होगा हस्तारोहा। हस्तारोहा ये हाथियों का देख रेख करने वाला, जो इसके अंदर में अलग अलग लोग रहे, तो ये हाथियों को पकड़ने वाला एक अधिकारी, सॉरी हाथियों की देखरेख करने वाला एक अधिकारी हाथी गिरी। जैसे कहीं ना कहीं हाथियों का एक अड्डा रहता होगा, यहाँ हाथी लोग रहेंगे, तो उसकी देखरेख उसका जिम्मेदारी इस हस्तारोह का होता था। घोड़ों का एक अड्डा रहता था, तो उसकी देखरेख उसके घर, घोड़े के घर की देखरेख करने का एक अधिकारी अश्वारोह होता था। एक हाथी से ही हस्तीपक, हस्तीपक, इसको भी याद रखना। अब पक से मतलब हाथियों को पकड़ने वाला अधिकारी, समझ रहे हो, हाथियों को पकड़ने वाला अधिकारी हस्तीपक कहलाता। तो हस्तीपक पकड़ ले, तो पकड़ने वाला, क्या पकड़ने वाला, हाथियों को पकड़ने वाला, हाथियों को पकड़ने वाला अधिकारी। वैसे ही गौ मतलब गाय की देखरेख करने वाला, गाय की देखरेख करने वाला भी एक अधिकारी रहता था, जिसे गो मांडलिक कहता थे। गो मतलब गाय, तो गाय से गो मांडलिक, गो मांडलिक मतलब समझ जाओ किसका अधिकारी था ये, गौ गौ गृह का अधिकारी। तो उस समय भाई ये सब गौ मतलब जिसके पास ज्यादा गाय वाय हुआ करते थे, वो अपने आप में धनी हुआ करते थे। जैसे आज के समय पैसा है ना, रुपया पैसा, उस समय गाय का बहुत वैल्यू रहा करता था। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ प्रमुख अधिकारी हैं। महानासिका महासेनानी, एक नाम महासेनानी भी याद रखना। महासेनानी नाम में छुपा है, महानासिका भोजन प्रबंधक, लेकिन सेनानी तो नाम में छुपा है। सेनानी मतलब बताओ क्या होगा, क्या होगा भाई, सेनानी, महासेनानी मतलब इसी को तो कहते थे महासेनापति, तो ये सेनानी कहलाता था समय। तो ऐसे 18 विभाग हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ विभागों के नाम बताए, कम से कम इतना तो याद रखो, इतना तो कम से कम याद रखो। ठीक है, ओके, चलिए, तो क्लास का टाइम आज का हो गया है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी आज की क्लास में मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से सातवाहन के बारे में बताया। इतनी जानकारी जितना सातवाहन के बारे में बताया, अगर ये आपके पास होगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी आए बन जाएगा। तो सिक्के को याद रखना है, क्या क्या मिला, सिक्का मिला, काष्ठ स्तंभ मिला, शिलालेख मिला, प्रतिमा मिला और स्थापत्य कला, 5 मंजिला संघारम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम अगले काल में अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हुआ। ओके, ठीक है, सातवाहन तक टॉपिक कंप्लीट, कोर्स नहीं बोलूंगा, सातवाहन तक हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, पाषाण काल पढ़ लिया, महाभारत रामायण काल पढ़ लिया, मौर्य वंश पढ़ लिया, सातवाहन पढ़ लिया, महाजनपद पढ़ लिया। अगली क्लास में हम गुप्त वाकाटक वंशों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, राधे राधे।